मैंने पहले कहा हम वो लोग हैं जिन्होंने 6 ऋतु के हिसाब से क्लाइमेटिक जोन हिंदुस्तान के बना करके हमारे यहां कौन सी फसल कहां होनी चाहिए इसका बहुत बड़ा हमने वर्कआउट किया था। और हमारा पूरा इकोनॉमिक्स की मूल धारा एग्रीकल्चर रहती थी और हमारा इकोनॉमिक्स सोशियो इकोनॉमिक्स रहता था। आपको मैं उदाहरण देता हूं मित्रों, केरल के अंदर सुपारी की पैदावार होती थी। अब मैं नहीं जानता हूं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यह रिसर्च किया हो कि सुपारी में वो कौन से तत्व हैं जो मनुष्य को या किसी को उपयोगी हो सकते हैं। मैंने अभी तक पढ़ा, हो सकता है शायद मैंने नहीं पढ़ा है। मैं मानता हूं एक अच्छा सा शेप वाला वो लकड़ी का टुकड़ा है सुपारी, उसमें कोई ऐसे कंटेंट्स नहीं है जो मेडिसिन में भी उपयोगी हो सकते हैं, जो बॉडी को भी, ऐसा मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। अब मित्रों बताइए कि जो सुपारी पैदा करेगा तो खाएगा क्या? तो हमारे पूर्वजों का कृषि आधारित सोशियो इकोनॉमिक्स कैसा था? उन्होंने सुपारी को पूजा में स्थान दे दिया। गणेश जी उपलब्ध नहीं तो सुपारी रखो, उसको गणेश जी मान लिया जाएगा। और मित्रों उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उसके लिए एक मार्केटिंग मैकेनिज्म दे दिया। और वो कारण था कि कश्मीर में भी आदमी को सुपारी की जरूरत पड़ती थी पूजा के लिए, और केरल में सुपारी पैदा करने वाला आदमी जो और फसल नहीं पैदा करता होगा उस जमाने में, उसकी जिंदगी को बचाया गया। यानी एग्रीकल्चर आधारित इकोनॉमिक्स की जब चर्चा होती है तब हमारे यहां किस प्रकार से सोचा जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। क्या हम आज इकोनॉमिक्स, बजट्स, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, रिसर्च एंड साइंटिस्ट, क्या इन सब ने मिलजुल करके कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के इन संबंधों में आजादी के बाद कभी सोचा होगा? मतलब मैं जब प्लानिंग कमीशन में जाता हूं मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि इतना टुकड़ों में सोचा जाता है, इतना टुकड़ों में सोचा जाता है कि अल्टीमेटली हम परिणाम नहीं ला सकते। क्लाइमेट चेंज के विषय में भी मैं मानता हूं कि आज दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर के 2 व्यू हैं और बहुत ही स्ट्रांग 2 व्यू हैं। एक है जो नोबेल प्राइज की धारा में चल रहे हैं, उनका कहना है कि ये चक्र इतना भयंकर है, इतनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, समुद्री किनारे के सारे शहर डूब जाने वाले हैं, बर्फ पिघल जाने वाली है। एक उनके भी परफेक्ट लॉजिक है। और दूसरा ये कहता है कि सारी सृष्टि का ये चक्र चलता ही रहता है, कभी इस कोने में होता है तो कभी उस कोने में होता है, लेकिन होता जरूर है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाता है। यानी साइकिल चेंज की बात करते हैं, एरिया चेंज की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज की बात करते हैं। कुछ लोग कहना है कि पूरे ब्रह्मांड को ये तकलीफ होने वाली। ये दो व्यू चल रहे हैं और मैं मानता हूं दूसरे व्यू को भी कभी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम घबरा न जाए, लोग डर न जाए। दूसरा विषय है मित्रों कि क्लाइमेट चेंज के रूट्स क्या है। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा संकट मानव जात को आया है, रूट्स क्या है? सबसे पहला रूट है भोगवादी संस्कृति। मित्रों आज जो पश्चिम की दुनिया कार्बन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के सारी दुनिया पर हावी होने का प्रयास कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग आज दुनिया को एनवायरमेंट सिखा रहे हैं, जो लोग आज दुनिया को एनवायरमेंट के महत्व को समझा रहे हैं, सबसे ज्यादा एनवायरमेंट का नुकसान करने वाली ये धारा है। और इसलिए हमें समझ हमारे पूर्वजों की क्या सोच थी। मित्रों हमारे पूर्वजों ने देखिए कितना बड़ा काम किया था, यानी कितनी महान हम लोगों को विरासत मिली है। जैसे
देखिए महान व्यवस्था कैसी थी। बालक को मां बचपन में सिखाती थी कि बेटे बिस्तर पर से तुम जब पैर रखोगे जमीन पर तो पहले ये पृथ्वी तुम्हारी माता है, उसकी क्षमा मांगो, उसके बाद उस पर पैर रखो, उसको पीड़ा होती है। यानी इससे बड़ा एनवायरमेंट का एजुकेशन क्या हो सकता है मित्रों। हमारे यहां नदी को माता माना गया। इस देश की सांस्कृतिक विरासत के जो विरोधी टोली है उसने कह दिया हम पोंगा पंडित लोग हैं, हम पिछलकू लोग हैं, पागल लोग हैं, नदी को भी माता मानते हैं। नहीं, नदी कुछ नहीं है, H2 है। जिस दिन नदी H2O हो गई उस दिन गंगा मैली हो गई। जब तक गंगा मां थी गंगा मैली नहीं होती। अब क्लाइमेट चेंज वाले आएंगे, गंगा को साफ करो, खर्चा करो, एनवायरमेंट का बुद्धि। अरे देखिए साहब कैसा एक दूषित वातावरण है, कैसा दूषित वातावरण है। हम लोग हैं आज जंगलों की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए सरकारों की सरकारें लगी हुई है साहब। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जब जगदीश चंद्र बोस का जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे पूर्वजों ने कहा था पौधे में परमात्मा होती है, पौधे में जान होती है, तुम पौधा काट नहीं सकते हो। वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, वृक्ष तुम्हारा पिता है। मित्रों कितना सहज रूप से हमारे यहां विश्व की इतनी बड़ी अमानत की ओर हमें ज्ञान दिया गया था। इतना ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को परिवार मानना। मित्रों हमारे पूर्वजों ने हमें जो सिखाया था, महात्मा गांधी भी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करके गए थे। अलग अलग समय में अलग अलग रूप में कहा गया होगा, लेकिन एक बात हमारे यहां डंके की चोट पर कही गई थी और मैं समझता हूं वो एक मंत्र है, वो पूरे जगत को क्लाइमेट के संकट से बचा सकता है। कोई बहुत बड़े चीजों की जरूरत नहीं है। और वो एक मंत्र हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था। वो मंत्र ये था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर इज अ क्राइम। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर इज अ क्राइम। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको मिल्किंग ऑफ नेचर ही अलाउड है। आप प्रकृति का दोहन कर सकते हैं, आप प्रकृति का शोषण नहीं कर सकते। अगर ये छोटा सा सिद्धांत मानव जात के लिए, अगर इसको एक वैल्यूज के रूप में स्वीकार कर दिया जाए तो जगत में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और इसलिए तत्वतः इस सारे संकट को निपटने के लिए हम लोगों की सोच क्या होनी चाहिए, हम लोगों का दायरा क्या होना चाहिए, ये अगर हम कर लेते हैं तो मैं समझता हूं सब हम लोग दुनिया को बता सकते हैं।